तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से क्या कर रहा था। तो गाइस, मैं इस वीडियो के ऊपर वर्क कर रहा था, तो इसलिए आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। ये है वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी हिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया की बड़ी तरीन जंग दूसरी जंग अजीम या दुनिया जंग, जो कि सदियों की तारीख में एक दरख्त जिंदगी की कातिल रहर बन गई। तो गाइस, हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है ईयर 1919 से, जहां पर वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होती है। तो गाइस, ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर 1 में जितना भी नुकसान हुआ है वो जर्मनी पे करे। और गाइस, ये फाइन था 33 बिलियन डॉलर का, जो कि आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा पैसे बनते हैं। इवन कि 2010 में जर्मनी ने इसकी लास्ट पेमेंट की थी। तो गाइस, इस फाइन की पहली पेमेंट की जाती है ईयर 1922 में, और ईयर 1923 में इतने बुरे तरीके से जर्मनी की करेंसी जर्मन मार्क डीवैल्यू होती है कि 1922 में एक ब्रेड के पैकेट की प्राइस 200 जर्मन मार्क्स थी, और 1923 में इसी ब्रेड के पैकेट की प्राइस लिटरली 200 बिलियन जर्मन मार्क्स हो गई। तो आप सोचें कितने बुरे तरीके से इनकी करेंसी डीवैल्यू हुई। लोगों को खाना नहीं मिल पाया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जर्मनी के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो गए। तो इधर ही हमारी स्टोरी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, एक यंग पॉलिटिकल लीडर जिसके पास 2 पावर्स थी। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छे से जानता था, और ये प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करना भी जानता था। इसने बड़ी हेटलेस स्पीचेस भी की थी कि इस कम्युनिस्ट लोगों की वजह से हमारी जर्मनी खराब हो रहा है, ये हमारे कंट्री के अंदर रहते हैं और इसकी वजह से ही हमारी हालत इतनी बुरी हुई है। तो गाइस, हिटलर चाह रहा था कि वो दूसरी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज से अपनी कंट्री को आगे बढ़ाए और अपनी कंट्री को एक सुपर पावर बनाए। तो गाइस, इसी को पूरा करते हुए वो सोचते हैं कि खुद की पहले एक नेवी बनाई जाए। तो गाइस, लोगों को पता चलता है कि जर्मनी के पास खुद की एक नेवी है। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा इतनी बड़ी बात है, हर कंट्री के पास खुद की नेवी तो होती है। तो गाइस, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की जाती है। ये एक पीस ट्रीटी थी जिसमें लिखा हुआ था कि जर्मनी के पास खुद की नेवी नहीं हो सकती। लेकिन गाइस, फिर यूके और फ्रांस ने सोचा था कि जर्मनी की हालत बहुत बुरी हो गई है, इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, उनके लोगों के पास इतना नहीं करना चाहिए, उनको एक खुद की नेवी रखने देते हैं। तो गाइस, हिटलर पहले तो अपनी खुद की एक नेवी बनाता है, वो खुद की नेवी की टेक्नोलॉजी को भी एडवांस करता है, वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता है, जिसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन से स्ट्रैटेजी की वजह से हिटलर को इतना फ़ायदा हो रहा था। तो सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है ऑस्ट्रिया पे, जो कि जर्मनी के साथ ही है। तो ऑस्ट्रिया पे उसकी नज़र पड़ती है, तब के चांसलर कर्ट शूसलिक से वो मिलते हैं, और ज़बरदस्ती हिटलर उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है जिसमें लिखा हुआ था कि ऑस्ट्रिया के मामलों में नाज़ी पार्टी दखल अंदाजी कर सकती है। तो गाइस, नाज़ी हिटलर की ही पार्टी थी, तो उसने कहा था कि अब नाज़ी पार्टी ऑस्ट्रिया के मामलों में दखल अंदाजी कर सकती है। नाज़ी दरअसल हिटलर की पार्टी थी, तो इसलिए उसने कहा था कि अब नाज़ी पार्टी ऑस्ट्रिया के मामलों में दखल अंदाजी कर सकती है। तो गाइस, इसी के चलते ही हिटलर ने फाइनेंस मिनिस्टर अपने नाज़ी के एक बंदे डॉक्टर फरहांस फिशबुक को लगाया था। तो गाइस, इसके चलते ही कर्ट शूसलिक ने कहा था
कि बहुत ज़्यादा हो रही है। हिटलर तो हमारे मामलों में ऐसी दखल अंदाजी करता जा रहा है, तो क्यों ना अपनी आवाम से ही पूछा जाए कि क्या वो जर्मनी के साथ मर्ज होना चाहते हैं या फिर उनको फ्रीडम चाहिए है। जैसी खबर हिटलर को मिलती है, हिटलर अपनी पूरी फोर्स लेकर इन्वेड कर देता है ऑस्ट्रिया को, और कर्ट शूसलिक भी अपनी सीट से रिज़ाइन कर देते हैं। वो कहते हैं, आई रिज़ाइन फ्रॉम माई सीट बिकॉज आई डोंट वांट एनी ब्लडिश। तो गाइस, इसके चलते ही हिटलर की अगली नज़र पड़ती है चेकोस्लोवाकिया पे। और गाइस, हिटलर कहता है कि इधर एक रीजन था सुडेटलैंड के नाम से। हिटलर कहता है, ये सुडेटलैंड आप हमें दे दें, ये हमारा होना चाहिए है, क्योंकि इसके अंदर 3 मिलियन जर्मन्स रहते हैं। तो गाइस, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमारी स्टोरी में एंट्री हो जाती है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलेन की। तो गाइस, नेविल चैम्बरलेन जब हिटलर से मिलते हैं तो इन दोनों के बीच में एक मुनीक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि जो सुडेटलैंड है वो हम हिटलर को दे रहे हैं, लेकिन जब उसको वो मिल जाएगा तो उसके बाद उसको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो किसी के साथ कोई वॉर नहीं करेगा। दरअसल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलेन ने सोचा था कि अगर हम लोग हिटलर को वो दे दें जो वो चाहता है तो कोई वॉर नहीं होगी, पीस होगी हर तरफ। तो गाइस, जो हिटलर है वो प्रॉमिस कर लेता है कि अब कोई वॉर नहीं होगी, लेकिन गाइस 1 साल भी हिटलर को नहीं रखता इस एग्रीमेंट को तोड़े हुए। अगले साल ही हिटलर चेकोस्लोवाकिया पे इन्वेड कर देता है। और गाइस, फिर चेकोस्लोवाकिया पे इन्वेड करने के बाद नेविल चैम्बरलेन को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गाइस वो तो सोच रहे थे कि अगर ये जो एग्रीमेंट है हिटलर साइन करेगा तो उसके बाद कोई वॉर नहीं होगी, लेकिन हिटलर ने मुनीक एग्रीमेंट को तोड़ दिया, तो नेविल चैम्बरलेन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद हिटलर की नज़र पड़ती है पोलैंड पे। और गाइस, इसी के साथ ही नेविल चैम्बरलेन भी हिटलर को लास्ट वार्निंग देते हैं, पोलैंड पे इन्वेड किया तो हम लोग वॉर डिक्लेयर कर देंगे आपके खिलाफ। लेकिन गाइस, हिटलर इस चीज़ को इग्नोर कर देता है और हिटलर कहता है कि पोलैंड पे इन्वेड कर देते हैं। तो वो पोलैंड पे इन्वेड करता है, तो उसी टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलेन फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के साथ मिल के वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी के खिलाफ। गाइस, ये एक फ़ोनी वॉर का पीरियड था। गाइस, आप सोच रहे हो कि फ़ोनी वॉर क्या है? तो गाइस, फ़ोनी वॉर एक ऐसी वॉर है जो बातों की वॉर होती है। इन सारी कंट्रीज में से किसी भी कंट्री ने पोलैंड का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। और गाइस, पोलैंड की आर्मी काफ़ी ओल्ड फैशन थी, वो कहाँ टिक पाएगी जर्मनी की आर्मी के सामने। है, इधर हम लोग जर्मनी की स्ट्रैटेजी को मेंशन करते हैं जो कि हिटलर ने बनाई थी, जिसका नाम था ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी। तो गाइस, इसमें क्या होता है कि आपका जो ग्रुप होता है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रुप होता है ए, दूसरा ग्रुप होता है बी, तीसरा ग्रुप होता है सी। गाइस, इसके अंदर जो बी और सी ग्रुप्स होते हैं ये फाइट करते हैं, और जो सी ग्रुप होता है वो एक डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि जो ए ग्रुप है वो एक मास्टर प्लान होता है कि अगर आपकी आर्मी हारेगी तो गाइस जो सी ग्रुप उनसे लड़ रहा है तो चुपके से जो ए ग्रुप है वो कंट्री में अंदर घुस जाता है और वो कंट्री को इन्वेड करने में सक्सेसफुल रहते हैं। और ऊपर से उनकी लुफ्तवाफ़े आती है जो कि उनकी एयरफोर्स थी, तो इसकी वजह से जो इन्वेजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है और जर्मनी जीत जाती है हमेशा। तो गाइस, ब्लिट्स का एक जर्मनी का अल्फाज है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है लाइटनिंग। तो इसको ब्लिट्जक्रीग को लाइटनिंग स्पीड से करने वाला एक प्लान होता है। तो ऐसे उसने पोलैंड को भी इन्वेड किया। हाल ही हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड नहीं किया, सोवियत यूनियन ने भी किया। गाइस, हिटलर ने एक पीस ट्रीटी साइन की थी सोवियत यूनियन के साथ, ताकि जो मैं पोलैंड को जब इन्वेड करूँगा तो जो सोवियत यूनियन है वो पीछे से दखलअंदाजी नहीं करेगा और हम लोग ईजिली पोलैंड को भी इन्वेड करेंगे। ऐसा ही होता है, लेकिन फिर जो सोवियत यूनियन होता है वो मांगता है हिटलर से
कि आधा पोलैंड का हिस्सा हमें दें, क्योंकि जो पोलैंड था वो रशियन रेवोल्यूशन से पहले हमारा ही था, इसलिए हम लोग तो उसको डिजर्व करते हैं, आप ये हमें दे दें। उसके बाद जब हिटलर पोलैंड को इन्वेड कर देता है तो उसके बाद जो नेवल चैम्बरलेन होते हैं वो अपनी सीट से रिज़ाइन कर देते हैं। वो कहते हैं सॉरी, लेकिन मैं पोलैंड को नहीं बचा पाया, इसलिए मैं अपनी सीट से रिज़ाइन कर रहा हूँ। और गाइस, जो नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यूके के, वो होते हैं विंस्टन चर्चिल। गाइस, विंस्टन चर्चिल ने इस पॉइंट पे बड़ा फेमसली कहा था, यू आर टू चॉइसेस गिवन, वॉर एंड डिसऑनर, यू चूज डिसऑनर बट यू विल हैव वॉर। गाइस, ऐसे ही अब हिटलर का टास्क था कि वो इन्वेड करे फ्रांस, नेदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग पे। गाइस, तो इसी के साथ ही वो अटैक करता है अपनी ग्रुप्स वाली स्ट्रैटेजी ब्लिट्जक्रीग के स्टार्ट। तो गाइस, वो जो स्टार्ट करता है अपनी ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी से, ऊपर से लुफ्टवाफे आती है और जो नीचे से ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी आते हैं। ऐसे ग्रुप ए को मास्टर प्लान लिखा जाता है और गाइस, ग्रुप सी फाइट कर रही होती है मैगनाट लाइन में मौजूद फ्रांस और यूके की फोर्सेस से, और जो ग्रुप बी होता है वो बेल्जियम में जाके दूसरी साइड पे फ्रांस और यूके की फोर्सेस से लड़ता है। गाइस, मैगनाट लाइन एक ऐसी दीवार थी जो कि फ्रांस ने बनाई थी कि मुझे कुछ ना हो और हिटलर अनसक्सेसफुल रहे। इसके पीछे जो थे वो बंदे खड़े हो जाते थे यूके और फ्रांस के, और जब वो हिटलर आता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो उसके पीछे छुपते थे और जब फायर करना होता था तो वो बाहर आके फायर कर देते थे उनके ऊपर। और गाइस, ग्रुप बी ऐसे ही यूके और फ्रांस के साथ बेल्जियम में फाइट कर रहा था और चुपके से आर्डेनस फॉरेस्ट के थ्रू जो ग्रुप ए था वो फ्रांस के अंदर एंटर हो जाता है। गाइस, आर्डेनस फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट था जिससे फ्रांस ने कभी भी नहीं सोचा था कि जो जर्मन आर्मी है वो उधर से अंदर आएगी। वो सोच रहे थे बहुत मुश्किल है इधर से अंदर आना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन गाइस वो यही रूट चूज़ करते हैं और ऐसे ही वो अंदर जाके सेडान को अंदर कैप्चर कर लेते हैं और फिर वो नॉर्थ में ट्रैवल करते हैं। और गाइस, जो बेल्जियम में जो जर्मनी की आर्मी ग्रुप बी जो था वो लड़ रहा था यूके और फ्रांस की आर्मी से, तो गाइस पीछे से इतनी बड़ी आर्मी आ जाती है और गाइस जो यूके और फ्रांस की फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और गाइस, विंस्टन चर्चिल ने कहा था आई हैव अ प्लान। गाइस, ऑलमोस्ट 500,000 लोग फंसे हुए थे डंकर्क के बीचेस पे। जो डंकर्क पे होता है वो एक हिस्टोरिकल सीन था वर्ल्ड वॉर 2 का। और गाइस, इसी के साथ ही ऑलमोस्ट 500,000 फोर्सेस का सवाल था। विंस्टन चर्चिल कहते हैं मेरे पास एक प्लान है, तो ऐसा करते हैं बहुत सारी फेक बोट्स खड़ी कर देते हैं, वो ऊपर से जो फेक बोट होती हैं उनके ऊपर फायर करने लग जाते हैं और ऊपर से आती है उनकी एयरफोर्स, जो कि उनकी ऊपर वाली एयरफोर्स लुफ्टवाफे के साथ फाइट करती है और उसको हरा देती है और फिर जो नीचे जो जर्मन आर्मी थी उसको भी काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करती है और जो 500,000 ऑलमोस्ट ट्रूप्स थे वो सक्सेसफुली डंकर्क के पोर्ट से सक्सेसफुली निकल जाते हैं और वो यूके पहुंच जाते हैं सक्सेसफुली। 3,35,000 फ्रांस और यूके की जो ट्रूप्स होते हैं वो बच जाते हैं। ये बिगेस्ट एवोक्यूशन था ऑल टाइम का। आज तक कभी भी इतना बड़ा एवोक्यूशन कभी भी नहीं हुआ, आज भी नहीं, कल भी नहीं, और लगता है कि ये कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि गाइस ये बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट था। और गाइस, अगर डंकर्क का जो पोर्ट पे जो हुआ था, अगर ये सक्सेसफुल नहीं रहता तो गाइस शायद फ्रांस और यूके अपनी कंट्रीज़ को भी हमेशा के लिए खो बैठते और जो हिटलर था वो ये वॉर जीत जाता। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे आगे क्या हुआ, तो गाइस ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। फिक्र ना करें, ये जो दोनों पार्ट है ये मैंने दोनों एक साथ बनाए थे, इसलिए वो भी 2-3 डेज़ बाद आ जाएगा, इसलिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और गाइस अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक यूके और फ्रांस वॉर नहीं लड़ेंगे तो इजीली जीत जाएगा हिटलर। लेकिन गाइस जो फ्रांस की जो ट्रूप्स होते हैं वो बेशक निकल जाते हैं, लेकिन जो फ्रांस होता है, क्योंकि गाइस जो 3,35,000 ट्रूप्स थे वो बच के निकलते हैं, इसलिए जो फ्रांस में जो ट्रूप्स रह जाते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए फ्रांस भी हिटलर की लपेट में आ जाता है। और जो आगे क्या हुआ था वो मैं आपको अगले पार्ट पे बताऊंगा। इस टाइम तक जो सिर्फ 3 कंट्रीज ही रह गई थी, यूके, हिटलर का जर्मनी और सोवियत यूनियन। तो गाइस आगे जो हुआ वो आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।